Assalamu alaikum class. The topic we are going to study today is res sub judice. I have already teach you this topic, but there was some confusion in minds of some students. That's why I am going to repeat it again for you. Res sub judice. What is res sub judice? Res sub judice is embodied in section 10 of Civil Procedure Code 1908, and the wording is very plain, very clear. But we are going to elaborate that wording, and we are going to explore the section. The doctrine of res sub judice basically aims to prevent courts of concurrent jurisdiction. Concurrent jurisdiction means parallel jurisdiction. The courts which are having equal jurisdiction or parallel jurisdiction from simultaneously entertaining or adjudicating upon two parallel litigations. From simultaneously entertaining means from parallelly or similarly at the same time entertaining and adjudicating upon two parallel litigations. यानी वो कोर्ट्स जिनकी एक जैसी जुरिस्डिक्शन है, एक ही वक्त में वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रही हों विद रिस्पेक्ट टू द सेम कॉज ऑफ एक्शन, एक ही कॉज ऑफ एक्शन को लेके विद सेम सब्जेक्ट मैटर एक ही हो एंड रिलीफ क्लेम्ड वो सेम हो, तो ये डॉक्ट्राइन प्रिवेंट करता है कोर्ट्स को कि कोर्ट्स एक वक्त में एक कॉज ऑफ एक्शन पे एक ही रिलीफ के लिए एक ही वक्त में दो अलग अलग डिसीजंस ना दें। सब जुडिस का मतलब यह है कि टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिसीजंस, के एक ही केस पर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर एक से ज़्यादा डिसीजंस ना आए। तो सेक्शन 10 की जो हमारे पास वर्डिंग है, जो कंटेंट है, वो क्या है? वो ये कह रहा है कि नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगी विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट। कीप इट इन माइंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रायल ऑफ एनी सूट एंड नॉट अबाउट द प्रोसीडिंग्स इनिशिएटिंग ऑफ एनी सूट. No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially an issue in a previously instituted suit between the same parties. कोई भी कोर्ट ट्रायल ऑफ इशू के साथ प्रोसीड नहीं करेगी जहां पर मैटर जो है वो डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू ऑलरेडी किसी प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में है उन्हीं सेम पार्टीज के दरमियान। वेयर सूट सच सूट इज पेंडिंग इन द सेम और एनी अदर कोर्ट, जहाँ पे वो सूट जो है वो ऑलरेडी पेंडिंग है इसी कोर्ट में या किसी और कोर्ट में इन इंडिया और पाकिस्तान और एनीवेयर एल्स। यहाँ पे जो वर्ड इंडिया है, ये इस वर्ड को हम रिप्लेस करते हैं विद द वर्ड पाकिस्तान बिकॉज वी आर स्टडिंग इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं पाकिस्तान से। हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड, कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन हो कि रिलीफ वो जो उससे क्लेम किया जाए वो ग्रांट करेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ इसकी मेयर रीडिंग्स आती है वो ये आती है कि कोर्ट्स के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो प्रोसीड करें ट्रायल ऑफ एनी सूट से। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या है, चूँकि रेस सब जुडिस जो है वो स्टे ऑफ सूट है, आपका सूट स्टे हो जाता है। कोर्ट्स जो हैं वो बार्ड हैं कि कोर्ट्स ट्रायल नहीं करेंगी सूट को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट इसके ऊपर इंटरम ऑर्डर्स नहीं कर सकती। एक्सेप्शन है रेस सब जुडिस की कि कोर्ट्स इंटरम या इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स, स्टे ऑर्डर्स कर सकती हैं, ट्रायल नहीं करेंगी। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स के लिए बार है रेस सब जुडिस कि वो एक ही केस पे ट्रायल नहीं करेंगी जबकि दूसरी कोर्ट में वही सूट पेंडिंग हो। हाँ, कोर्ट्स के पास ये अथॉरिटी है कि कोर्ट्स जो है जो फॉर्मर सूट है, पहले वाला जो सूट है उसके जब डॉक्यूमेंट्स आ जाएं दूसरे वाली कोर्ट्स के पास, जहाँ पे नया सूट आप इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, तो दूसरे वाली कोर्ट आपके नए सूट को स्टे कर दे अनलेस एंड अनटिल पहले वाली कोर्ट उस पर जो डिसीजन नहीं दे देती। और जब पहले वाली कोर्ट आपके सूट पे डिसीजन दे देती है आया आपके हक में या आपके ख़िलाफ़, तो आपका वही डिसीजन जो पहले वाली कोर्ट ने एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे सेम पार्टीज़ के दरमियान दे दिया है, वही डिसीजन आपका इस फॉर्मर सूट में एज अ रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा। और अब आप इसी सूट में जो नया आपने सूट दायर किया था एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे एक ही पैरेलल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में, तो यहाँ पे आपका ये सूट फिर डिसमिस हो जाएगा ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। वाई? बिकॉज कि आपका सूट अब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है उस कॉज ऑफ एक्शन पे। लेकिन जब तक वो पेंडिंग रहेगा, एक कोर्ट में चल रहा है, तो उसको दूसरी कोर्ट स्टे कर देगी, पेंडिंग कर देगी, उसको डिसाइड नहीं करेगी, उसका ट्रायल नहीं करेगी। लेकिन इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स जिसकी एक्सेप्शंस हैं, कैसे, हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। It provides that the civil court should not proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is directly or substantially an issue in a previously instituted suit between the same parties, and the court before the previously instituted suit is pending is competent to grant the relief sought. क्या इसके लिए कंडीशन कंपल्सरी वो ये है कि जो कोर्ट इसको पहले से ट्रायल कर रही हो, ट्रायल ऑफ सूट कर रही हो, वो कॉम्पिटेंट हो। यहाँ पे हमारे पास ये जो साइटेशन है वो इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉरपोरेशन एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की है, AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट 1952 की ये साइटेशन है। इस साइटेशन में उन्होंने कहा है कि जो कोर्ट पहले से उस केस को, आपके फॉर्मर सूट को जो कोर्ट लेके चल रही है, वो कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट सूट हो। अगर ऐसा है
कि आपने पहले एक कोर्ट में सूट दायर किया लेकिन वो उस कोर्ट की पेकनरी जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता, पेकनरी जुरिसडिक्शन उस कोर्ट की जो है वो कम है और सूट की वैल्यू ज़्यादा है, या फिर उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता, तो दोबारा आपने उसी सूट को किसी ऐसी जगह पे दायर कर दिया जहाँ पे पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में भी फॉल करता है और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में भी फॉल करता है, तो जो दूसरी कोर्ट होगी वो कोर्ट जो है उसका डिसीजन ऑपरेट होगा एज रेस सब जुडिस टू द फॉर्मर कोर्ट, बिकॉज द कॉम्पिटेंट कोर्ट इज द सेकेंड कोर्ट नॉट द फर्स्ट कोर्ट। फर्स्ट कोर्ट अगर कॉम्पिटेंट है तो फिर आपका डिसीजन रेस सब जुडिस होगा, अगर सेकेंड कोर्ट कॉम्पिटेंट है, कोर्ट की कॉम्पिटेंसी सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन है रेस सब जुडिस के डॉक्ट्राइन के लिए कि कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए रेस सब जुडिस के लिए आपके, यानी नए सूट को स्टे करने के लिए आपका जो फॉर्मर सूट है जो पहले इंस्टीट्यूट हुआ था वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है रेस सब जुडिस का, इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट अ पर्सन। इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है कि एक पर्सन को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस, ताकि पैरेलल कोर्ट्स में एक जैसी जुरिसडिक्शंस की कोर्ट्स में वो ना आए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन ना आए। ऐसा ना हो कि एक कोर्ट एक पर्सन के फेवर में डिसीजन कर रही है और दूसरी कोर्ट दूसरे पर्सन के फेवर में डिसीजन कर दे। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द लिटिगेंट पीपल फ्रॉम अननेसेसरी हैरेसमेंट, और जो रेस सब जुडिस का डॉक्ट्रिन है ये पीपल को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को, क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करता है अननेसेसरी हैरेसमेंट से। यानी ऐसा ना हो कि एक बंदा एक कोर्ट से एक डिग्री लेता है, एक डिसीजन सॉर्ट करता है, उसके फेवर में डिसीजन आ जाता है और उसी को दूसरी कोई कोर्ट चैलेंज। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ रेस सब जुडिस। व्हाट आर द कंडीशंस दैट नीड्स टू बी फुलफिल्ड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ रेस सब जुडिस? Conditions, there are 6 conditions for application of res sub judice. Number 1 is there must be a suit, there must be 2 suits, one previously instituted and the other subsequently instituted. 2 सूट्स होने चाहिए, एक पहले से इंस्टीट्यूट हुआ हो और एक नया सूट इंस्टीट्यूट हो रहा हो। द मैटर इन इशू इन द सबसीक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। जो नया सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है वो सूट, उस सूट में जो मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली या फिर सब्सटैंशियली इन इशू प्रीवियसली सूट में इंस्टीट्यूट हो चुका हो। ठीक है। द थर्ड कंडीशन इज दिस कि बोथ द सूट मस्ट बी सेम बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि दोनों सूट्स, पहले वाला सूट भी और दूसरे वाला सूट भी सेम पार्टीज के दरमियान है, ठीक है, या फिर उनके लीगल एयर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान है। नंबर 4, द फोर्थ कंडीशन फॉर रेस सब जुडिस इज दिस that the previously instituted suit must be pending in the same court in which the subsequent suit is brought, or in any other court in Pakistan, or in any court established or continued by the government or before the Supreme Court. It means कि जो पहले से सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो पेंडिंग हो या तो उसी कोर्ट में जिसमें नया सूट दायर किया जा रहा है, या फिर किसी और कोर्ट में जो कि इस्टेब्लिश्ड हो अंडर द पाकिस्तान लॉ, या फिर कंटिन्यू हो, या फिर गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑथराइज़ किया हुआ हो, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, तब जो है वो उसमें पेंडिंग हो, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग हो। नंबर 4th कंडीशन इज दिस कि प्रीवियसली जो सूट है वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा हो और नया सूट जो है वो आप दायर कर दें। नंबर 5th कंडीशन इज दैट द कोर्ट इन विच द प्रीवियस सूट इज इंस्टीट्यूटेड मस्ट हैव द जुरिसडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट, कि जो कोर्ट जिसमें प्रीवियसली आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है मस्ट हैव द जुरिसडिक्शन, उसके पास जुरिसडिक्शन होनी चाहिए टू ग्रांट द रिलीफ क्लेम्ड इन द सब्सिक्वेंट सूट, के सब्सिक्वेंट सूट में जो रिलीफ क्लेम किया जा रहा है वो ग्रांट कर सकती हो। ऑब्वियसली जब कोर्ट सब्सिक्वेंट सूट भी उसी कॉज ऑफ एक्शन पे उन्हीं पार्टीज़ के दरमियान उसी वैल्यू को लेके हो रहा है, उसी प्रॉपर्टी में या उसी सब्जेक्ट मैटर को लेके हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब सब्सिक्वेंट कोर्ट जो है, जो दूसरी कोर्ट है, उसके पास जो इख्तियार है, यानी वो जो फैसला कर सकती है वही फैसला करने का इख्तियार, उतनी पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन पहले वाली कोर्ट की भी होनी चाहिए। अगर वो है तभी वो कॉम्पिटेंट कोर्ट है। सच पार्टीज मस्ट बी लिटिगेंट अंडर द सेम टाइटल इन बोथ द सूट्स। 6th कंडीशन जो होनी चाहिए रेस सब जुडिस में वो ये है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लिटिगेट कर रही हों, दावे जो हैं वो दोनों पार्टीज़ के चल रहे हों, सूट जो को लेके आगे चल रही हूँ, दावा क्या प्लेंटिफ ने और उसको डिफेंड कर रहा हो डिफेंडेंट, यानी लिटिगेशन चल रही हो अंडर द सेम टाइटल, एक ही टाइटल में दोनों सूट्स में, पहले वाले सूट में भी और दूसरे वाले सूट में। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर जो सब्सिक्वेंट सूट है, यानी जो बाद में सूट दायर किया गया है, वो स्टे कर देगी वो कोर्ट जहाँ पे वो पेंडिंग है, जहाँ पे वो अब चल रहा है, यानी नई कोर्ट में जहाँ पे वो सूट दायर किया गया वो सूट को स्टे कर देगी। यहाँ पे जो बात याद रखने की है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट है वो बार्ड नहीं है, बल्कि उसका ट्रायल बार्ड है। यानी नया सूट प्लेंटिफ जो है, ले मैन, वो तो सब्सिक्वेंट कोर्ट में दायर कर सकता है, हाँ, अलबत्ता कोर्ट पे बार है कि कोर्ट उसका ट्रायल नहीं कर सकती।
कोर्ट सूट को एक्सेप्ट करेगी। जब इंस्टीट्यूट होगा नया सूट तो कोर्ट नए सूट की इंस्टीट्यूशन को जो है वो एंटरटेन करेगी, लेकिन उसका ट्रायल नहीं करेगी, उसको स्टे कर देगी। द फाइनल डिसीजन ऑफ द फॉर्मर सूट शेल ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा इन द सब्सिक्वेंट सूट। और जब नई कोर्ट जहाँ पे नए नए उसी जब नया सूट जो है एक नई कोर्ट में दायर किया जाएगा तो वो कोर्ट इस नए सूट को स्टे कर देगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस सब जुडिस। वाई? बिकॉज दिस सूट इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, दैट इज वाई द सब्सिक्वेंट कोर्ट इज पेंडिंग और स्टेइंग दिस सूट। तो जब इसको पेंडिंग और स्टे कर देगी और फाइनल डिसीजन आ जाता है फॉर्मर सूट पे, फाइनल डिसीजन आ जाता है पहले वाली कोर्ट से, तो फिर वो फॉर्मर डिसीजन ऑपरेट होगा एज रेस जुडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में। यानी दूसरे वाले सूट में फॉर्मल डिसीजन, पहले वाला डिसीजन जो है वो एज रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा। यानी अब दूसरी कोर्ट जो है उसी सूट को जिसको उसने स्टे किया हुआ है उसको एंटरटेन नहीं करेगी, उसको डिसमिस कर देगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस जुडिकाटा। वाई? बिकॉज दिस सूट, उसके पास रीज़न ये होगी कि दिस सूट और दिस सब्जेक्ट मैटर बिटवीन द सेम पार्टीज इज ऑलरेडी डिसाइडेड by another competent court. That is why this suit is going to be dismissed on the ground of res judicata. अच्छा, नीचे एक एग्जाम्पल है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको बड़े क्लियरली वर्ड्स नजर आ रहे होंगे। द डॉक्ट्राइन कैन नॉट बी अप्लाइड व्हेन द पॉइंट एट इशू आर डिस्टिंक्ट। जब पॉइंट एट इशू डिफरेंट है और डिस्टिंक्ट है तो तब रेस सबजुडिस अप्लाई नहीं होगा, और तब भी अप्लाई नहीं होगा बिटवीन द सूट्स वेयर ऑल्दो द पार्टीज आर सेम द इशूज आर नॉट द सेम। जहाँ पे पार्टी सेम है, मंजर वर्सेज रीमा 33 DLR 49 पेज नंबर, जहाँ पे पार्टी सेम है लेकिन इशू सेम नहीं है, तब